वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ जूही मिश्रा फ्रॉम अन अकेडमी और फाउंडेशन बैच बियोलॉजी। आज की हमारी ये पहली यूट्यूब क्लास है एंड आई होप आप ये सेशन इन्जॉय भी करेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन और स्ट्रेटजी जो है बायोलॉजी को कैसे तैयार करें वो हम आज के इस क्लास में कवर आउट करेंगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अन अकेडमी पे जूही मिश्रा पिछले 5 सालों से और एमएससी बॉटनी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सेट क्वालिफाइड है, बीएड है, टीसीए है। साथ में मैंने कई स्टूडेंट्स को पिछले 10 सालों में मेंटोर किया है बॉटनी जूलॉजी के लिए, यानी कि आप बहुत सेफ हैंड में हैं जहाँ से आप तैयारी करेंगे बायो की। और आज चूँकि हमारा ये पहली सेशन है, पहली क्लास है, तो मैं बस आपको ये बताऊंगी कि आपको अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कैसे करना है, आप किस तरीके से बायो को लेंगे, क्या क्या उसमें आपको स्ट्रेटजी प्लान आउट करनी है, या कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, या किसी भी कंपटीशन में बायो का जो सेक्शन होता है वो तैयार कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। छोटी सी क्लास है, बड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। सेशन को स्टार्ट करने के पहले वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। दिस इज़ फाउंडेशन बियोलॉजी स्ट्रेटजी इंट्रोडक्शन बाय मी, यानी आपकी एजुकेटर जूही मिश्रा। मेरे पास देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हैं या मैं आपको ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक जनरल सा डिस्कशन है कि सही में अगर आप बायो पढ़ रहे हैं और आपको कुछ करना है सब्जेक्ट को लेकर के आगे, तो उसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे बात आती है ना फाउंडेशन क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि फाउंडेशन में करना क्या है आपको। तो यहाँ पे हमेशा ना बेसिक की बात करते हैं। अब आप 6, 7, 8, 9, 10 तक जो पढ़ते हैं ना, तो जनरली बच्चों का टारगेट होता है कि हमने बस पास करना है एग्ज़ाम, अगली क्लास में जाना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप जो यहाँ बेसिक और फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, ये आप अपने आने वाले सभी कॉम्पिटिशन्स की ना कहते हैं कि नींव रख रहे हैं। तो बायोलॉजी का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक बायोलॉजी है, वो 9th से स्टार्ट हो जाती है। 9th, 10th, 11th और 12th। बस थोड़ा सा जो समझने का डिफरेंस है वो ये कि 9, 10th के लेवल पर आप साइंस पढ़ते हो और 11th में आपका ये सब्जेक्ट अलग हो जाता है, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, यानी कि जो साइंस के 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स को अलग रखा जाता है, इसलिए मैं मैथ्स को यहाँ नहीं ले रही। लेकिन 11th में आपका यही जो साइंस का बायो है वो अलग हो जाएगा, मतलब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप आइदर मैथ्स लेते हैं या बायो लेते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ एक ऑप्शन आता है मैथ्स का, एक आता है पीसीबी यानी कि बायोलॉजी का, और एक ऑप्शन आता है पीसीएमबी का, जिसमें आप बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको दोनों में इंटरेस्ट होता है, वो कर भी लेते हैं। तो एम बी दोनों होता है, मैथ्स बायो, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट ये है, ये कैसे करना है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो बेसिकली हम स्ट्रीम करेंगे पीसीबी ग्रुप को और बी फॉर बायोलॉजी। तो 9, 10 से तैयारी कैसे करें, देखो आपके 9, 10 के लेवल पर कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे 9th के लेवल पर आपको मालूम है भी है बस सेल, डाइवर्सिटी, देन हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू, और थोड़ा सा पोर्शन इसमें इन्वायरमेंटल साइंस का भी है, तो इन्वायरमेंटल साइंस भी है, इन्वायरमेंट है। जबकि 10th के लेवल पर जो साइंस का मीन्स बायो का जो पार्ट है, इसमें लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस 11th में आगे चल के फिजियोलॉजी हो गई है। तो एक बॉटनी में यानी कि प्लांट्स में लाइफ प्रोसेस कैसी होती है, खाना कैसे बनता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो सारी बातें। एक आपको जूलॉजी में लेनी है यानी कि एनिमल्स में, स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमन। तो ह्यूमन का डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इजेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। एक रिप्रोडक्शन पर एक चैप्टर है पूरा,
देखो 9th की बहुत सारी चीज़ें आपको 11th में हाईलाइटेड मिलेंगी इलेबोरेट करके, और 10th की मैक्सिमम चीज़ें आपको 12th में मिलेंगी, बोर्ड टू बोर्ड एंड होम बोर्ड टू होम बोर्ड। तो रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, पहले रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स का चैप्टर एक था, बाद में अलग कर दिया गया। और यहाँ भी इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी है थोड़ी सी, आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो वो सब भी आपको यहाँ पे देखना है। अब जब आप इन चैप्टर को तैयार करेंगे ना अपने कंपटीशन के लिए, NTSC, NSC, JS, ओलंपियाड, जो भी आपका टारगेट है, जिसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, तो क्वेश्चन हमेशा बेसिक बनाता है। अब आपके पास आता है कि हमने बुक्स कौन सी लेनी है, हम क्या पढ़ेंगे, हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि हमको यहाँ पे जो बुक्स मतलब फॉलो करनी है, तो वन एंड ओनली वी हैव NCERT। तो बायोलॉजी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहला काम साइंस 9, 10th की बायो रखनी है आपको, मतलब साइंस में तो सारा आ जाएगा NCERT। तो NCERT लेनी है आपको। NCERT का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी भी इंडियन लेवल पे कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो NCERT इज़ वन एंड ओनली ऑप्शन। NCERT के अलावा साइड बुक्स में मैं आपको सिर्फ एक बुक रिकमेंड करूँगी जो आप पढ़ सकते हैं 9, 10th में। एक पियर्सन की बुक आती है साइड बुक्स में, तो एक सप्लीमेंट्री आप रख सकते हैं। बाकी जितना कंटेंट आपको मिलेगा NCERT के अलावा काफ़ी है। तो सप्लीमेंट्री बुक में कोई एक बुक आप चाहें तो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी आपकी NCERT, दिस इज़ कंपलसरी। आपको NCERT 11, 12th की भी रखनी है। फाउंडेशन जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे उनके साथ है। अब ये वाली बात आती है, हम 9th में हैं तो 11th की बुक, 10th में 12th की बुक। तो ये होता है आपको अपनी सोच बढ़ानी है, आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा डेवलप करना। आपको ये सोचना है कि आप 9th या 10th में नहीं है, आपने तैयारी कंपटीशन की करनी है, तो बुक हमको वही पढ़नी है। तो 11, 12th की NCERT बायो न्यू एडिशन रेशनलाइज्ड वाली आप लेंगे तो NCERT की बायो आपको रखनी है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स आपको बताएंगे। अभी इंडिविजुअली जो 11th में जितने चैप्टर हैं, ठीक है, तो वी हैव 22 पहले था, रेशनलाइज होकर के 20 हो गया है। और 12th में 16 चैप्टर थे, रेशनलाइज होकर अभी 13 हो गया है। 2 से 3 चैप्टर डिलीटेड हैं, ठीक है। कुछ में चैप्टर तो डिलीटेड नहीं है, लेकिन उसके अंदर के कुछ टॉपिक डिलीटेड हैं। तो 11th और 12th की NCERT नई वाली रखना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको परेशानी आएगी कितना पढ़ना है। अभी दोनों बुक्स में 11, 12th में आपको यूनिट्स पे काम करना है। 5-5 यूनिट्स में चैप्टर को डिवाइड किया है। 5 यूनिट इसमें हैं और 5 यूनिट्स इसमें भी हैं, ठीक है। अब जो आप नीट का एग्ज़ाम देंगे 12th पास आउट करने के बाद, तो इन्हीं दोनों 5 यूनिट को, यानी 10 यूनिट टोटल आपको तैयार करनी 11, 12th मिला के। इन 10 यूनिट्स में से 100 क्वेश्चंस बनेंगे फॉर नीट एग्ज़ाम। ये ऑल इंडिया लेवल का, इंडिया का ना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल साइंस। तो 10 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, MCQs बनेंगे 10, 100 में से आपने 90 करने हैं। 90 MCQs आप अटैम्प्ट करेंगे। ऑप्शन होता है 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा। 90 क्वेश्चन 100 में से बायो में करना है, 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा, उसमें से 45-45 आपको करना है। बायोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है नीट के पेपर में वो 360 है आउट ऑफ 720। 720 नंबर का नीट का पेपर होता है, 360 नंबर का उसमें अकेले बायोलॉजी आता है, और आपको कम से कम 340 प्लस पे काम करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन का जो लेवल है वो बढ़ेगा। आप सोच सकते हैं कि आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि सिलेक्शन बहुत की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 से 13 लाख बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, है ना। हज़ारों से 1 लाख तक में सिलेक्शन होता है, तो समझ सकते हैं आप कंपटीशन बहुत टफ है। तो ये जो 90 क्वेश्चंस हैं, इस 90 क्वेश्चन में भी हम मतलब ये बात एकदम मैं आपको श्योर होके कह रही हूँ कि 80 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट NCERT से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने 11, 12th की NCERT कर रखी है तो इस 90 में से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसी 2 NCERT से मिल जाएगा नीट के पेपर में। बाकी के जो ऑप्शन वाले को भी अगर हम ले लें
या सिर्फ हम 10 को भी अगर ऑप्ट करें तो जो ये 10 MCQ हैं ये भी टच टू NCERT हैं। सुपरफिशियली थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको टॉपिक मिल सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो इन रिस्पेक्ट टू NCERT आएगा, तो ये इनडायरेक्ट फ्रॉम NCERT लिख सकते हैं। इसमें आपको वो कंटेंट हेल्प करेगा जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी कोई भी क्वेश्चन बायो का अगर फिगर बेस्ड आता है, बायो के फिगर में मतलब क्वेश्चन में जो नेचर होता है, एक तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन, भाई बायोलॉजी में तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको फिगर बेस्ड मिल जाएगा। फिगर सिर्फ NCERT का आता है, किसी भी साइड बुक का कोई भी फिगर कंपटीशन में नीट में नहीं आता। दूसरा जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मैच द कॉलम के बेसिस पे मिलेगा। मतलब इस बार का अगर आप पेपर उठा के नीट का देख लें तो मैच द कॉलम और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत थे। इसमें एक्चुअली कई कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो एक साथ पूछे जाते हैं। इससे लेवल ऑफ नॉलेज भी पता चलता है कि आपने कितना डीप में, कितना प्रॉपर तरीके से स्टडी आउट किया है किसी चीज़ को। मैच द कॉलम के अलावा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। 2 स्टेटमेंट दे देगा, करेक्ट इनकरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। असर्शन रीज़न आएगा। स्टेटमेंट 4 से 5 भी आती है कभी कभी कि 5 स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट डायरेक्ट जो है वो NCERT से होगी। अब ये डिक्टो NCERT से होगी। उसके अलावा क्या करना है आपने कि हम मतलब देखना पड़ता है इसको कि एक स्टेटमेंट आप एनालाइज करेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड होगा। अब स्टेटमेंट करने के बाद फिर ऑप्शंस कोड में होंगे, A सही है, B सही है, BC सही है, लाइक दैट। कब एक क्वेश्चन आता है कंट्रीब्यूटर्स वाला, जैसे डेटा बेसिस वाले क्वेश्चन भी होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसका है, कौन सा मटेरियल है, कब कराया था, कितने ईयर में कराया था, तो कुछ आपको डेटा बेसिस मिलेंगे। NCERT में ही जितने साइंटिस्ट हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो उनका फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन है, उस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जैसे फिगर वाला पहचान लिया, कर लिया, साइकिल, टेबल, फ्लो चार्ट, पैथवे, एज इट इज डिक्टो NCERT से आता है। मैच द कॉलम में क्वेश्चंस टेबुलेटेड होते हैं, इससे ये वैल्यू उससे वो वैल्यू मैच करानी। जैसे 11th में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल करके, उसमें आपको बायोलॉजी में बॉडी में प्रेजेंट सारे केमिकल्स का एक परसेंटेज का टेबल दिया है। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इस स्टेटमेंट वाले में ज़्यादातर मैकेनिज्म पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक ऑड वन वाले क्वेश्चन का भी नेचर है, पिक आउट द ऑड वन। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी एक स्ट्रक्चर के, मैकेनिज्म के या डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा, बेस करेगा। अब सपोज DNA से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, ऑप्शंस में 3 ऑप्शन DNA से रिलेटेड है, चौथा कोई ऐसा हो सकता है वो RNA से रिलेटेड हो, तो वही वहाँ ऑड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। बीइंग यू आर इन द 9th क्लास और 10th क्लास, आपका टारगेट अगर नीट है, आप फाउंडेशन बायो पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी समझना है कि आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो एक बुक आप कोई भी पब्लिशर की ले सकते हैं, आप ई-बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। साइट पर सीधे NTA की साइट पे जाके आप नीट का पेपर भी प्रीवियस ईयर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कम से कम 30 साल के नीट के पेपर को कलेक्ट करिए, वो आपको मिल जाएगी। बुक्स के फॉर्म में आती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुक अलग अलग आती है, +30 ईयर, +35 ईयर, जो AIPMT से लेकर के अभी तक नीट का पेपर हो रहा है, जो क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, वो आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, सपोज एक टॉपिक आपने सेल पढ़ा, सेल एक इतना इंपॉर्टेंट और इतना बेसिक चैप्टर है ना बायो का कि कहीं भी पहले पढ़ाई होती तो सेल के बारे में बताया जाता है। तो आपको सेल से शुरू करना है। सेल आपको 8th में भी है, 7th में भी है, 9th में भी है, 11th में भी है। तो आपको तरीका क्या करना है, जैसे आप मान लो 9th में है तो आपके पास 11th की NCERT भी रखनी है, तो यू शुड गो विथ सेल फ्रॉम चैप्टर, है ना, क्लास 9th बुक NCERT, देन स्विच टू 11th सेल NCERT, ठीक है। तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़िए। आपका सबसे पहला काम यही है कि आप पहले क्लास करिए,
टीचर की लेक्चर्स को अटेंड करिए। फिर उसके बाद आप माइंड मैप बनाइए, अपनी लैंग्वेज में नोट मेकिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं कि कहीं 4-5 किताब ले लिया, 2 लाइन इसकी 2 लाइन इसकी, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक टॉपिक को स्टोरी की तरह पढ़ना है, कंक्लूजन को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिखना है, और पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनानी है। और आपका जो एक कहते हैं आइडियल बुक है, योर आइडियल बुक फॉर एवरी कॉम्पिटिशन इज एनसीईआरटी, ठीक है, उसी को आपको फॉलो करना है। हो सकता है अभी आपको ये बात उतनी ज़्यादा क्लियर भी ना लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको खुद ये बात समझ में आएगी कि हाउ मच एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी की एक स्पेशल डिकोडिंग सीरीजेस भी चलती हैं जो टीचर सिर्फ आपको ये बताते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। एक लाइन एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अलग अलग तरीके से समझ में आएगी। सेम चैप्टर कम से कम 4 से 5 बार टारगेट करिए कि आपका 4 से 5 बार एक चैप्टर एनसीईआरटी से रिवाइज हो। क्लासेस रेगुलर करिए, माइंड मैप ज़रूर बनाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेल पढ़ा, मान लो उसमें 2-3 टॉपिक जो पढ़ी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन आज कर लिए। तो जब आप इस तरीके से एक अप्रोच में आएंगे कि रोज़ आपने एक प्रैक्टिस का एक कॉलम बना लिया कि ऐसे करना है, तो फिर पता है कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। यहीं से आपकी बेस बिल्डिंग स्टार्ट होती है। सिर्फ क्लास कर लिया, पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, बाद में क्या होगा पता नहीं, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लासेस करनी है, पॉइंट वे नोट्स बनानी है, माइंड मैप बनाना अपनी लैंग्वेज में, किसी की नोट्स कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, और सिर्फ पुराने क्वेश्चंस लगाइए प्रीवियस ईयर के। साथ में जो डीपीपीज वगैरह टीचर्स देते हैं, जो पोल होता है क्लास में, उसमें आइए। क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पीवाईक्यूज को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या क्या चीज़ें आपकी ठीक होगी। आपका इसमें ना टाइम मैनेजमेंट होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे आपका टाइम, जैसे बायो में 90 क्वेश्चन 90 मिनट का कॉन्सेप्ट चलता है कि आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इतना बेस्ट होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट लगना चाहिए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 मिनट लगता है, तो किसी दूसरे क्वेश्चन में से हमको आधा मिनट बचाना है और उसको किसी अगले क्वेश्चन में लगाना है। मतलब इस तरीके से आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। हमने किसी एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे दिया, अगले क्वेश्चन को भी हमने 5 मिनट, ऐसे तो आप 10 क्वेश्चन के बराबर टाइम 2 क्वेश्चन में ही ले गए। ये नहीं करना, इससे पेपर छूटता है। दूसरी चीज़ आपकी एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को रीड करने की, पेपर के पैटर्न को समझने की, एनालिसिस की जो आपकी एक्यूरेसी है वो डेवलप करेगी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछता कुछ है, आंसर कुछ और करके चले आते हैं। उनको क्योंकि कुछ और समझ में आया था, लेकिन पूछा तो कुछ और था, तो फिर कुछ का कुछ और हो जाता है। तो एक्यूरेसी भी प्रैक्टिस से ही सॉल्व होती है, ट्रायल एंड एरर। मोर यू ट्राई द मोर द एरर विल रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट आंसर। पीवाईक्यूज करते समय हमेशा ऑप्शंस में एक बात का ध्यान रखें, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट होता है। तो 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है कि चूज द करेक्ट वन, चूज द अप्रोप्रिएट वन। सही आंसर वाला, उसमें 3 गलत 1 सही, लेकिन अप्रोप्रिएट वन में कभी कभी मल्टी करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। बट हमें उस केस में ऑप्ट तो एक ही करना है, ऐसा तो नहीं 3-4 बबल हम कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो जो ज़्यादा सही है, मोर मतलब क्लियर टू अप्रोच है, मोर क्लियर टू ऑप्शन है, हमको वो लेना है, ठीक है। तो आज और अभी से एक काम करिए, अपनी टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में एक ड्यूरेशन बनाइए कि हमने मान लो बायोलॉजी रोज़ 1 घंटे पढ़नी है। 1 घंटे में आपका लेक्चर, उसके बाद 10 मिनट माइंड मैपिंग, 10 मिनट एनसीईआरटी रिवीजन, 10 मिनट पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस करना, और जो पुराना पढ़ा है उसको भी आपको देखते चलना है। अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको टॉपिक्स को कोरिलेट करके पढ़ाऊंगी। अब सेल हम अगर मान लो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मेरा प्लस पे कोर्स चल भी रहा है, अब डिटेल के लिए आपको अनअकैडमी का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो ऑप्ट कर लेना है, क्योंकि उसमें रेगुलर क्लासेस होती हैं,
सारे एजुकेटर एक प्लान्ड वे में आपको पूरे साल तैयारी कराते हैं, तो उसमें कहीं भी आपको भटकना नहीं है कि इसके बाद हम कब पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे। सब कुछ मतलब ऑन बोर्ड है उसमें, ठीक है। ये छोटी क्लासेस जो होती हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकती हैं, लेकिन कंप्लीट एकेडमिक और कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए यू ऑलवेज नीड अ प्रॉपर सब्सक्रिप्शन प्लान। तो स्विच करिएगा अनअकैडमी प्लस या इकॉनिक को, जिससे कि आप अपने एकेडमिक्स और कंपटीशन की एक वन वे तरीके से, एक प्लान तरीके से तैयारी कर सकें। तो 9th का सेल उठाएंगे तो 11th के साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस अगर 10th की पढ़ रहे हैं तो लाइफ प्रोसेस में पूरी फिजियोलॉजी आती है। प्लांट की फिजियोलॉजी अलग है, एनिमल ह्यूमन की अलग है, अलग अलग करेंगे। रिप्रोडक्शन का पूरा जो कंटेंट है वो 12th में इलेबोरेट करके दिया है। 10th का रिप्रोडक्शन पढ़ते समय कंटेंट हम 12th एनसीईआरटी से भी लेंगे, फिगर 12th एनसीईआरटी का ही लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि 9, 10th में ही रहते रहते आपका 11th और 12th के भी चैप्टर्स पे कमांड हो जाएगा। आप जब खुद 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तब तक वो चीज़ें आपके लिए यूज टू हो चुकी होंगी। जो आपने अब पहले से ही पढ़ते आ रहे तो आपको टफ लगेगा नहीं। प्लानिंग, आपको प्लान मालूम है, टाइम टेबल का के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने का तरीका मालूम है, तो वो आपके लिए कभी भी टफ नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा चांस और स्कोप बनता है कि 12th पास आउट करते करते आपके कॉम्पिटिशन्स भी क्लियर हो जाएंगे साथ में। तो कोई अलग से ईयर ड्रॉप नहीं लेना है, साल बचेगा, समय बचेगा, तैयारी अच्छी रहेगी। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं तो कम फीस में एक्स्ट्रा मेरिट के साथ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सेशन था, बस इंट्रोडक्टरी, ठीक है। बाकी अब मैं टॉपिक्स पे क्लास लेना शुरू करूँगी तो आपको मैं गाइड करूँगी, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे फाउंडेशन के लिए। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, और अपने कहते हैं ना, अपने कमेंट, अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए, क्या हमको इसमें ऐड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, और क्या अमेंडमेंट्स हैं जो यू नीड एंड वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, तो वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपनी स्टडीज़ को, अपनी लर्निंग को एंजॉय करिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट पीरियड। थैंक यू सो मच एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।